अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 2 है वो कंटिन्यूएशन ही है हमारे अफगानिस्तान के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिटेल से कवर करेंगे यूएसए स्ट्रेटेजिक प्लान एंड डील विद तालिबान। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, विच इज अबाउट यूएसए स्ट्रेटेजी टू कंटेन चाइना। इट मे बी अ रैशनल डिसीजन ऑफ यूएस टू विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू ग्रास्प चाइना इन ऑल पॉसिबल वे। तो जी हमें ये एक रैशनल डिसीजन मालूम होता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए यूएस ने जो अपनी तमाम एफर्ट्स हैं वो अफगानिस्तान से पुल आउट की, और वो देन बाद में चाइना के लिए उन तमाम एफर्ट्स को यूज करेगा उसको कंटेन करने के लिए इन ऑल पॉसिबल वेज। और वो जो वेज है हमने अपने तमाम लेक्चर जो रिगार्डिंग चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने हमने डिस्कस किए हैं। चाइना शेयर्स a 76 किलोमीटर लॉन्ग borders with Afghanistan and that small strip comprises on Muslim population which would help America to expose China by starting an insurgency थ्रू तालिबान। तो जी लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ एक मैप शेयर किया था जिसमें हमने देखा था कि एक 76 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो यूइगर मुस्लिम्स पर बेस है जिनको चाइनीज डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है, और उनकी जो ब्रेन वॉशिंग है वो की जा रही है। उनको उनके रिलीजन से हटाया जा रहा है, उनको उनके कल्चर से हटाया जा रहा है और उन्हें सेम एज चाइनीज पीपल की तरह बनाया जा रहा है। तो अमेरिका का ये आइडिया था कि जब हम अफगानिस्तान से पुल आउट कर जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर 1996 की तरह दोबारा सिविल वॉर जो है उसका खतरा या उसके जो इम्कान हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी होगी तो उनका जो इफेक्ट है वो इन मुस्लिम पॉपुलेशन पर भी होगा। हो सकता है वो तालिबान से मदद ले लें, हो सकता है वो तालिबान के इन्फ्लुएंस से वेपन्स कैरी कर लें और उसको चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ यूज करें। मींस के यूएसए चाहता था कि जब हम यहाँ से विड्रॉ करें तो ये जो बॉर्डर्स पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी चाइना के खिलाफ हथियार उठा ले, और अगर चाइनीज और ये तमाम लोग आपस में कुछ कोलैप्स करते हैं तो उसको वेस्टर्न मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता, और देन चाइना को दुनिया से आइसोलेट करने के लिए ये एक बेहतरीन मौका होता, जिस तरह आज यूएसए ने रशिया को आइसोलेट कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल अरीना। तो जब ये रीजन ही डिस्टेबलाइज होता, इंसर्जेंसी होती, तो उसके जो असरात हैं वो देन पाकिस्तान में भी देखे जाते, ईरान में भी देखे जाते, सेंट्रल एशिया में भी देखे जाते। अगर सिविल वॉर होती, तो चूंकि जो सिविल वॉर है वो नहीं हुई और जो ये रीजन है वो स्टेबल रहा, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तालिबान के लिए कि उन्होंने संभाले रखा, क्योंकि इस बार ना रेफ्यूजीज आए किसी कंट्री में, ना कहीं पे ड्रग्स की सप्लाई जो है वो तेज हुई। तो चूंकि ये जो रीजन है वो स्टेबल रहा तो चाइना को भी अच्छा मौका मिला और चाइना को रूम मिला यूएस के जाने के बाद कि उसने जो अपना इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन पे एक्सर्ट किया, और इकोनॉमिकली उसे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली कि वो तालिबान के साथ कोई डील वगैरह करके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट की जो मार्केट है उसको वो एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि जो चाइना का विजन है वो है ही यही कि हमने इकोनॉमिकली 2049 तक डेवलप होना है, देन उसके बाद हमने अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना है। तो यूएसए का ये इस तरह रैशनल डिसीजन था कि उसने अपने तमाम जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ से विड्रॉ की, क्योंकि जो अमेरिकन पॉपुलेशन है या अमेरिकन पब्लिक है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूएस की गवर्नमेंट पे कि वो यहाँ से विड्रॉ करें, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो पिछले 20 साल में अचीव नहीं किए गए। और जो इवन अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उनमें भी मोस्टली ये परसेप्शन पाया जाता है कि चाइना जो है वो हमारे लिए फ्यूचर में हॉस्टिलिटी क्रिएट करेगा। तो जो यूएस है उसको अपनी तमाम जो एफर्ट्स हैं वो चाइना को कंटेन करने के लिए यूटिलाइज करनी चाहिए। तो क्योंकि 20 साल से जो यूएस था वो यहाँ पर एंट्रेंच था, उसके कोई भी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव नहीं हो रहे थे, वो टोटली यहाँ पर फेल हुआ, उसकी जो बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थी वो यहाँ पर फेल हुई। तो जो अमेरिकन पब्लिक है उन्होंने भी विड्रॉ की डिमांड की, और अब आप आइंदा आने वाले सालों में देखेंगे कि यूएस का जो एग्रेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यूएस को भी एक रूम मिला है कि वो अब अपना जो पूरा
फोकस है वो चाइना को कंटेन करने के लिए यूटिलाइज कर सकें। द सेकंड थिंग इज अबाउट म्यूचुअल डील विद द तालिबान। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो यूएस है उसने बड़ी चालाकी से अपनी जो मिलिट्री डिफीट थी उसको पॉलिटिकल विन में कन्वर्ट किया। तो यूएसए ने एक और जो साइगोन इंसिडेंट है उससे बचने के लिए तालिबान के साथ डील की। जो साइगोन इंसिडेंट है वो आपको पता होगा, जब वियतनाम में 20 साल यूएस ने यूटिलाइज किए सेम लाइक अफगानिस्तान, और उसको कोई भी अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो सके। तो जो यूएस की फोर्सेस थी उनके लिए वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सेम लाइक तालिबान वो भी जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, जो गोरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं वो यूएस फोर्सेस के खिलाफ यूज करते थे। तो यूएस ने वहां पर भी शिकस्त खाई, और उस शिकस्त की वजह से जो यूएस की इंटरनेशनल इमेज थी वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हुई। तो जो ये साइगोन है वो वियतनाम का एक एरिया है जिसकी अक्सर आपने फुटेजेस देखी होंगी कि जब आखिरी जो यूएस सोल्जर था वो किस तरह हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी जान जो है वो बचाकर भागा। तो एक और इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए यूएस ने तालिबान के साथ एक एकॉर्ड साइन किया जिसको हम दोहा एकॉर्ड कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत भरपूर जो है वो रोल अदा किया और तालिबान को मौका दिया कि वो दोबारा आए और पीसफुली अपने कंट्री को गवर्न कर सकें। देखें कितना आयरॉनिकली है कि जिनको फोर्सेस के थ्रू यूएस ने पावर से हटाया उन्हीं के साथ डील कर ली। तो इट मीन्स कि ये खुल्लम खुल्ली एक वाहदी जो है शिकस्त थी यूएस के लिए। While signing the deal, US stated some conditions that Taliban must comply। तो ये डील करते हुए यूएस ने कुछ कंडीशंस रखी तालिबान के लिए कि आप जो है 1996 की तरह या अपना जो स्टिंट था फर्स्ट वाला 1996 में, तो आप उस तरह के कोई भी जो मेजर्स हैं वो एक्शंस हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिए थे 1996 में जब तालिबान पहली दफा पावर में आए थे। तो औरतों के लिए बहुत हार्श कंडीशंस हो गई थी, लड़कियों के लिए एजुकेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। इवन कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि क्राइम में मुलविस होते थे तो उनको सरेआम फांसी दे दी जाती थी। तो यूएस ने तालिबान के साथ ये कुछ कंडीशंस रखी कि जब आप पावर में आएंगे तो आप इस तरह का कोई भी इकदाम जो है वो नहीं लेंगे। बट सिचुएशन जो है वो आपके सामने है और आपने खुद ही जज करना है कि जो तालिबान का सेकंड स्टेंट ऑफ पावर है वो कैसा है। अब सिंपल सी बात है कि तालिबान को भी रूम चाहिए था, एक स्पेस चाहिए थी। 20 साल से वो जिद्दोजहद कर रहे थे, तो उन्होंने बस इन कंडीशंस पर साइन कर लिया ताकि वो फ्री हो सके, उनको आज़ादी मिल सके, यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ से खत्म हो सके। तो उनको आई थिंक किसी भी तरह की अगर कंडीशन दी जाती तो वो मान लेते। और इसी तरह जो यूएस था उसको कुछ फेस सेविंग चाहिए थी, तो उसने भी कहा कि हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तालिबान के साथ हमारी डील हो गई है कि वो इस तरह के कोई भी जो स्टेप्स हैं वो नहीं लेंगे। तो दोनों के लिए ही ये डील जो है वो अच्छी साबित हुई। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज अबाउट द आईसिस थ्रेट। अच्छा जी, एक चीज जो है वो आपने नोट की होगी कि यूएस जो है वो अगर किसी भी एरिया से अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो खत्म करता है तो उसके बाद आईसिस जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ ही जाती है। आप मिडिल ईस्ट की एग्जांपल लें। यूएस ने 2014-15 से जब मिडिल ईस्ट से निकलने का सोचा, चाइना को कंटेन करने के लिए, अपना जो अटेंशन है वो चाइना पे फोकस करने के लिए, तो जब भी यूएस जहां से भी निकला, जिस कंट्री से भी, वहां पर जो आईसिस हैं उनकी जो मूवमेंट है वो तेज हो गई। हमने अफगानिस्तान में यही सिचुएशन देखी कि लास्ट कुछ दिन थे आई थिंक, जब यूएस का लास्ट सोल्जर जो है वो यहाँ से निकला, इवैक्यूएट हुआ, तो उससे एक दो दिन पहले एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट है वो काबुल एयरपोर्ट पे हुआ, जिसमें आई थिंक कुछ 100 ऑफ पीपल जो हैं उनकी डेथ हुई। तो इसी तरह हमने इसी चीज की जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो कंसिक्वेंसेस हैं, वो पाकिस्तान में भी देखे। पेशावर में आई थिंक लास्ट ईयर एक अटैक हुआ था किसी मॉस्क में और उसको आईसिस ने ही क्लेम किया था। क्या वजह है कि जब
यूएस किसी एरिया से इवैक्यूएट करता है तो आईसिस जो हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। तो हो सकता है एक ओपिनियन ये भी है स्कॉलर्स का कि जो आईसिस हैं वो यूएस की प्रॉक्सी ही हैं, कि जब जिस रीजन से यूएस निकलता है तो वहां पर आईसिस आ जाती हैं और वो देन यूएस के ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह जब यूएस यहाँ से इवैक्यूएट हुआ, यहाँ से निकला, तो आईसिस की जो मूवमेंट है वो बढ़ गई और वो इसीलिए बढ़ गई कि अगर तालिबान जो है वो यूएस की बताई हुई कंडीशंस या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं तो आईसिस जो है वो फिर अपने ऑपरेशन कैरी आउट करेंगी अगेंस्ट तालिबान, अगेंस्ट अफगानिस्तान, और फिर जो है जो रीजन है वो और डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और इसी तरह एक और चीज को आप नोट करें कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, क्योंकि इन तमाम की जो लोकेशन है वो एक ही है, एक ही जियोग्राफी है, बॉर्डर जो हैं वो तकरीबन मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये एक बहुत वाज़े हमें सिनेरियो लग रहा था कि यहाँ पर एक हमें ब्लॉक देखने को मिल सकता है जो कि यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वर्क करेगा या यूएस की जो हेजेमनी है और वेस्ट की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करेगा। क्योंकि जब तक यूएस की फोर्सेस यहाँ पर थी तो इस तरह का कोई भी ब्लॉक जो बनना वो बहुत मुश्किल था, बट यूएस को कोई ना कोई चीज तो ऐसी छोड़नी थी जो कि उसके इंटरेस्ट के लिए काम करे, तो उन्होंने आईसिस को यहाँ पर इजाजत दे दी। और शुरू में ही आपने देखा कि अगस्त 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक कितने सारे जो अटैक्स हैं वो आईसिस ने कैरी आउट किए। तो चूंकि जो रीजन है वो डिस्टेबल हो सकता है इनकी मूवमेंट से, या अगर ये लोग दोबारा से कुछ ब्लॉक बनाने का सोचते हैं तो आईसिस जो है वो अपने जो ऑपरेशन हैं वो कैरी आउट करेंगी इन स्टेट्स के अगेंस्ट। आईसिस की पहले ही बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो है सेंट्रल एशिया में है, पाकिस्तान में वो काफ़ी अटैक्स जो हैं वो कैरी आउट कर चुके हैं, ईरान में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, बस चाइना है और रशिया है तो यहाँ पर जो आईसिस हैं उनकी इतनी प्रेजेंस नहीं है। लेकिन जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि यूएस इस वजह से यहाँ से गया कि ताकि यहाँ पर सिविल वॉर लग पड़े और उस सिविल वॉर के जो इन्फ्लुएंस है वो इफेक्ट है वो चाइनीज जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो बॉर्डर पे रहती है उन पे हमें देखने को मिले, क्योंकि वो पहले ही इतने सप्रेस हैं, उनको अगर किसी किस्म की सपोर्ट मिलेगी तो वो जाहिर है अपनी स्टेट के अगेंस्ट जो है वो खड़े होंगे। तो एक रीज़न हम ये भी दे सकते हैं कि जो आईसिस है वो यूएस की एज अ प्रॉक्सी ही वर्क कर रही है अफगानिस्तान में इस रीजन को डिस्टेबल करने में, या यहाँ पर कोई ब्लॉक ना बने तो उसको काउंटर करने के लिए। देन आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे विच इज अबाउट मिलिट्री लॉस बट पॉलिटिकली विन। इसको मैं एलेबोरेट कर चुका हूँ तो बस इसको पढ़ लेते हैं। यूएसए क्लियरली camouflaged its military defeat into a political settlement with the Taliban. There was a huge burden on US government about wasting US people tax money because of strong institution present in the US. Hence the public opinion led US to withdraw from Afghanistan. अच्छा जी, एक चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो यूएस के सबसे बड़ी दुश्मन है वो उसकी पॉपुलेशन ही है, उसकी पब्लिक ही है, कि अगर यूएस कुछ इस तरह का काम करता है जो कि उसके पीपल के अगेंस्ट जाती है या उनको किसी चीज से बेनिफिट नहीं होती तो वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, वो अपनी जो वॉइसेस हैं वो बहुत स्ट्रांगली रेज करते हैं। तो यूएस की गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि वो यहाँ से विड्रॉ करे, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो स्पेंड हो रहा था यहाँ पे विदाउट किसी ऑब्जेक्टिव पे, और ना कोई जो ऑब्जेक्टिव है वो कोई अचीव हो रहा था पिछले 20 साल से। तो इतना ज़बरदस्त उनका पॉलिटिकल कल्चर है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो कोई भी इस तरह का इकदाम लेती है जो यूएस की पब्लिक के इंटरेस्ट को हर्ट करे तो वो भाई बोल पड़ते हैं, वो चुप नहीं रहते। Let's discuss comparison of USA and USSR withdrawal. USSR stands for Union of Soviet Socialist Republic, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज जो है वो आप ध्यान में रखें कि जब आपने 1992 से पहले का जो रशिया है उसका हवाला देना है अपने पेपर में तो आपने यूएसएसआर लिखना है, नॉट रशिया। रशिया जो है वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद वजूद में आया या फाउंड हुआ या उसका जो नाम है वो चेंज किया गया। द फर्स्ट पॉइंट इज
फॉर्मल विड्रॉ, तो यूएसएसआर भी एक फॉर्मल विड्रॉ के थ्रू ही अफगानिस्तान से उसने इवैक्यूएट किया था, जिसको हम जेनेवा एक्ट कहते हैं। और जो यूएसए है उसने भी एक फॉर्मल विड्रॉ ही किया है, जिसको हम दोहा एक्ट के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन एक्ट, तो एक्ट पे बेस्ड थी इनकी जो विड्रॉल है। पाकिस्तान पाइवटल रोल, तो दोनों एक्ट में पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल था। जेनेवा एक्ट में भी पाकिस्तान ने यूएसएसआर और अफगानिस्तान के दरमियान एक ब्रिज स्टेट का किरदार अदा किया था। और देन 2020 में जब हमने देखा दोहा एक्ट हुई, तो पाकिस्तान ने तालिबान और यूएसए के दरमियान एक अहम रोल किरदार अदा किया। जो फोर्थ पॉइंट है वो है तालिबान वॉन, तो दोनों सिचुएशंस में आप देखें यूएसएसआर जब यहाँ से गया 1992 में, तो 1996 में जो तालिबान है वो पावर में आ गए, और जो यूएसएसआर था उसको डिसइंटीग्रेट ही अफगानिस्तान में तालिबान ने किया, मुजाहिदीन ने किया। और अभी भी 2020 में भी हमने देखा कि तालिबान ही एक मेजर पावर बन के उभरे और अफगानिस्तान पे अब वो रूल कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटीज में एक ये भी है कि तालिबान जो है वो एज अ विनर इन दोनों वॉर्स में सामने आए। देन आते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे, कि दोनों जो सुपर पावर्स थी वो यहाँ आई ही अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए थी। रशिया जो था वो सेंट्रल एशिया तक तो था ही, सॉरी यूएसएसआर जो था वो सेंट्रल एशिया तक तो था ही। जो अफगानिस्तान है उसको भी हम सेंट्रल एशिया में ही लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू था वो पाकिस्तान था, क्योंकि यूएसएसआर को इंडियन ओशन में आना था, इंडियन ओशन पर कब्जा करना था। तो अफगानिस्तान तक तो उसका इन्फ्लुएंस था ही, बट बीच में पाकिस्तान था, तो उसे पाकिस्तान से टक्कर लेना थी। और हमने देखा कि क्यों जो इंडियन ओशन है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, कि जो दोनों सुपर पावर हैं वो कोई अफगानियों के लिए नहीं आई थी, वो इंडियन ओशन में अपना जो कमांड है उसको स्ट्रेंथन करने आई थी। तो मैंने आपको पहले भी इंडियन ओशन में आई थिंक डिस्कस किया था ये पॉइंट, के विंटर में जो रशियन वाटर बॉडीज हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, ट्रेड जो है वो फिर मुमकिन नहीं होती। तो उनको ट्रेड के लिए एक रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता जो था बस उन्होंने पाकिस्तान को क्रॉस करना था और उस रास्ते पे अपनी जो कमांड है उसको स्ट्रेंथन करना था, मीन्स के गर्म पानियों तक आना था। बट पाकिस्तान ने विद द हेल्प ऑफ यूएस और कुछ इस्लामिक कंट्रीज जिन्होंने एड प्रोवाइड की, तो उनकी बदौलत यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में कामयाब रहा। और इसी तरह जो यूएसए है वो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए आया था, और हमने उनको लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल से कवर किए हैं कि वो उसके आने की वजह क्या थी। अगर हम डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो यूएसएसआर के हम देखते हैं विड्रॉल में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज। तो जो यूएसएसआर था वो बेस करता था कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर पे। जिस टाइम पे यूएसएसआर जो है वो विड्रॉ कर रहा था, तो जो उसकी नेबरिंग स्टेट्स थी वो नहीं चाहती थी कि यूएसएसआर इतना जल्दी यहाँ से जाए विदाउट रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किए हुए, क्योंकि उसके जो रिपरकशंस हैं वो हमने देखे हैं कि वहाँ पर सिविल वॉर हुई तो बहुत सारे फैक्शन जो हैं वो आपस में लड़ पड़े, जो लोग हैं उनको मजबूर किया गया और उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए जो पड़ोसी ममालिक है वहां पर हिजरत करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में हमने देखा, ईरान में गए, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं वो गए। तो इस चीज ने उन तमाम कंट्रीज के जो ऑर्डर हैं, जो सोशल ऑर्डर हैं, उसको बड़ा डिटेरियोरेट किया। पाकिस्तान में इन्हीं की बदौलत जो वेपनाइजेशन का कल्चर है वो प्रमोट हुआ, जो ड्रग्स हैं उनकी प्रमोशन हुई, जगह जगह पर जो ड्रग्स हैं वो आम हुए। देन जो टेररिज्म है वो बढ़ा पाकिस्तान में। तो ये सारे जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान को और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको देखने को मिले। तो जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको पता था कि यहाँ पर सिविल वॉर लगेगी, क्योंकि वहाँ पर जो पावर वैक्यूम था वो क्रिएट हो गया था, कोई भी वहाँ पर ऐसा हायरार्की का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं था। देन अगर हम बात करें यूएसए के विड्रॉल की, तो इट वाज बेस्ड ऑन लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। नेबर्स वर विलिंग दैट यूएसए शुड लीव। तो इस बार जो नेबर थे वो चाहते थे कि यूएसए जो है वो विड्रॉ करे। यूएसएसआर की दफा चाहते थे कि वो ना विड्रॉ करे, बट यूएसए की दफा चाहते थे कि विड्रॉ करे। अब आप देखें कि पाकिस्तान ने फेंसिंग की, जिसकी वजह से जो रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स है वो ऑलमोस्ट निल रहा। और ये तालिबान की भी बहुत बड़ी जीत थी कि उन्होंने अपने कंट्री से लोगों को जाने नहीं दिया, इंश्योर किया कि हम जो हैं
वो सिर्फ पश्तूनों की नुमाइंदगी ही नहीं करेंगे बल्कि हम तमाम एथनिक ग्रुप्स की नुमाइंदगी करेंगे और उनको इवन अपने जो मजलिस शूरा है उसमें उनकी आवाज़ों को भी सुना गया। तो तालिबान ने फुल कंट्रोल इस बार गेन किया। लास्ट टाइम उन्होंने फुल कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान का नहीं लिया था यूएसएसआर के टाइम पे। वो जस्ट लिमिटेड थे काबुल में और जो मेन दो चार बड़े शहर हैं, और बाकी जो है वहाँ पर आई थिंक जो नॉर्दर्न अलायंस था वो रूल कर रहा था। देन नो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, तो इस बार भी हमें जो रेफ्यूजी हैं उनका कोई भी जिक्र या किस्सा जो है वो सुनने को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर फेंसिंग की थी। इसी तरह ईरान ने भी अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट किया। चाइना तो रहता ही स्ट्रिक्ट किया। देन सेंट्रल एशिया में जो अफगानी फोर्सेस हैं वो भाग गई थी, तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं उन्होंने डिमांड किया तालिबान से कि वो इस सिचुएशन को देखें। तो उन्होंने बड़े तरीके से जो फोर्सेस थी जो भागी थी उनके लिए आम माफी का ऐलान किया और उनको यकीन दहानी करवाई आप जो हैं वो अफगानी फोर्सेस का हिस्सा ही रहेंगे। तो कुछ कमेंडेबल इन्होंने काम भी किए हैं और कुछ जो हैं वो नोटोरियस काम भी हैं। वो आप आए दिन दोनों जो चीज़ें हैं वो न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उसका फैसला जो है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अभी अफगानिस्तान का जो चैप्टर है वो क्लोज नहीं हुआ। 2, 3, 4 और वीडियोस आएंगी और इसको हम डिटेल से और भी कवर करेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, रीजन के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस भी जो हैं वो आप लाजमी देखिएगा।